हसब नसब बदियुज्जमा। बेढंगा सूट पहने और उतनी ही बेढंगी टाई लगाए अधेड़ उम्र के जिस शख्स को मैंने पहली बार एक कार्निवॉल में देखा था, उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उससे मेरा कोई रिश्ता भी हो सकता है। और रिश्ता भी कैसा? इस शख्स के शरीर जैसा ही भारी भरकम, चेहरे पर चेचक के दाग, नाक पसरी हुई, छितरे बाल और मांग बीच से निकली हुई, दोनों कानों के ऊपरी सिरों पर बालों के गुच्छे, हाथ में बैंत की छड़ी जिसके मुट्ठे पर पीतल की चमकती हुई परत चढ़ी हुई थी। कार्निवाल में जहां बहुत सारी दिलचस्प चीजें थी, वहां एक दिलचस्प चीज इस व्यक्ति की शक्ल में भी थी। कार्निवाल के मैदान में अपनी छड़ी घुमाते हुए चक्कर काटने वाले इस व्यक्ति को तमाशा बीनों में बहुत सारे लोग जानते थे, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन ये जानना कुछ उसी तरह का था जैसे किसी मस्खरे को किसी शहर या इलाके के बहुत सारे लोग जानते पहचानते हैं और उसे तफरीह और मनोरंजन का एक जरिया समझते हैं। सब उसे उपहास भरे स्वर में संबोधित कर रहे थे। कोई उसे चचा पुकारता तो कोई मामू का रिश्ता कायम किए हुए था, और कोई नाना कहता तो कोई दादा। कुछ ऐसे भी थे जो भाई कहकर संबोधित कर रहे थे। ये शख्स कार्निवाल में मुलाजिम था, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं था, क्योंकि कार्निवाल के मालिक हब्बू उस्ताद के इशारों पर वो जिस तरह नाचता था, उस तरह से कोई मुलाजिम ही नाच सकता है। हब्बू उस्ताद को तो शहर का बच्चा बच्चा जानता था, कुछ तो इस वजह से भी कि शहर में कार्निवाल चलाया करता था वो, लेकिन इससे भी बड़ी वजह ये थी कि उसके पास बीवी की शक्ल में एक गोरी चिट्टी मेम थी। गोरी चिट्टी वो ज़रूर थी, लेकिन गोरी चिट्टी होने के बावजूद उसे बदसूरत ही कहा जाएगा। बेहद भौंडा नाक नक्शा, चेहरे पर सुर्ख पाउडर और होठों पर सुर्ख लिपस्टिक की मोटी परत, इन सब ने उसकी बदसूरती को बढ़ाने में मदद ही की थी। खैर, उस्ताद की कहानी तो फिर कभी सुनाऊंगा, इस वक्त तो किसी और शख्स की दास्तान कहना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं कार्निवाल एक दो बार ही गया था, वो भी अब्बा से छुप छुपा कर, क्योंकि शरीफ घराने के लड़कों के लिए कार्निवाल जाना उन दिनों एक बुरी बात समझी जाती थी। एक रोज सुबह सवेरे बैठक में बैठा मैं अब्बा से पढ़ रहा था। एकाएक मैंने उसी भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति को अपने सामने खड़ा पाया जिसे मैं कुछ दिन पहले कार्निवाल में देख चुका था। हैरत के साथ साथ खौफ की एक तेज लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मुझे लगा कि इस शख्स ने मुझे कार्निवाल में जरूर देखा है और अब ये मेरा सारा कच्चा चिट्ठा अब्बा के सामने खोल कर रख देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी मुझे ये बात मालूम हुई कि इस व्यक्ति से हम लोगों का एक रिश्ता है, और ये रिश्ता काफी करीब का न सही लेकिन बहुत दूर का भी नहीं था। अब्बा ने हम्मू चाचा कहकर उन्हें संबोधित किया था और साथ ही मुझे बताया कि ये तुम्हारे दादा हैं। ये थी मेरी पहली मुलाकात हम्मू दादा के साथ। अब्बा ने उन्हें अपनी एक और भांजी के रिश्ते के सिलसिले में बुलाया था। रिश्ते की बात कहीं चल रही थी और जिस लड़के के साथ रिश्ता तय हो पाना था, उसके हसब नसब यानी वंश परंपरा के बारे में सही मालूमात वो हम्मू से हासिल करना चाहते थे। जिस लड़के से रिश्ते की बात चल रही थी, उसका जिक्र जैसे ही अब्बा ने किया, वैसे ही उस लड़के के हसब नसब के बारे में मालूमात का एक खजाना हम्मू दादा के मुंह से फूट पड़ा। कौन? शमीम? वही ना जो सैयद गुलाम अहमद का बेटा है? हम्मू दादा ने पूछा। जी हाँ, अब्बा ने कहा। सैयद गुलाम अहमद सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला के मंझले साहबजादे हैं। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला के दादा और मेरे दादा सगे खालाजाद भाई थे। मैं उन्हें अब्दुल्ला भाई कहा करता था, और तुम्हारे साथ उनका रिश्ता इतना करीबी तो नहीं था जितना मेरा है। फिर भी इसे बहुत दूर का रिश्ता कहना भी सही नहीं होगा। यूं समझो कि अब्दुल्ला भाई के नाना और तुम्हारे परदादा सगे चचेरे भाई थे। तुम्हारे परदादा का नाम सैयद विलायत अली और अब्दुल्ला भाई के नाना का नाम सैयद बशीर मोहम्मद था। सब बातें ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला भाई की शादी जिस खानदान में हुई, वो खानदान है तो सैयदों का ही, लेकिन उसमें ननिहाल की तरफ हल्का सा नुक्स है। ये बात नहीं कि अब्दुल्ला भाई की बीवी के ननिहाल वाले सैयद ना हो, बस कोई खराबी अगर है तो इतनी कि अब्दुल्ला भाई के ससुर की शादी गंगा पार के एक सैयद खानदान में हुई थी, जिससे हमारी बिरादरी में इससे पहले कोई ब्याता नहीं हुआ। आगे तुम सोच लो। मैं हम्मू दादा की बातें मुंह फाड़े सुन रहा था। कहाँ तो कार्निवाल में उनका मस्खरे वाला रूप, और कहाँ ये हसब नसब और शजरे में एक माहिर का रूप। हम्मू दादा सचमुच एक अजीबो गरीब इंसान निकले। कहने की ज़रूरत नहीं कि हम्मू दादा ने जो कुछ बताया, उसके बाद रिश्ते की बात जहाँ थी वहीं रह गई। हालांकि और दूसरी तमाम बातों के लिहाज से रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़के ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और PWD में ओवरसियर था। साथ ही बहुत नेक मिजाज और तंदुरुस्त था।
घर के दूसरे लोग भी बहुत अच्छे और मिलनसार थे, लेकिन वो जो हल्की सी खराबी गंगा पार से सैयद खानदान में ब्याहता हो जाने की वजह से पैदा हो गई थी, उसने लड़के और उसके खानदान की दूसरी तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया। मैं मन ही मन अपनी फुफेरी बहन की किस्मत पर मातम करता रहा, जिसे हम्मू दादा ने अपनी हसब नसब की जानकारी की तेज छुरी से हलाल कर दिया था। अब्बा और भी कई लड़कों के खानदान और हसब नसब के बारे में उनसे पूछते रहे। इनमें से भी ज़्यादातर लड़के ऐसे ही निकले जिनका हसब नसब हम्मू दादा की दृष्टि में संदिग्ध और मशकूफ था। किसी न किसी पुश्त में कोई न कोई खराबी निकल ही आती थी। हम्मू दादा की बातों को सुनकर मुझे पहली बार लगा कि शजरदानी भी इस एक प्रकार का शास्त्र है, जिसकी अपनी एक विशेष पारिभाषिक शब्दावली भी है। मेन लाइन के सैयद हैं, नजीबुत्तरफैन माँ बाप दोनों तरफ से सैयद हैं, और छोटी लाइन के सैयद हैं यानी लूप लाइन का खानदान है, पैबंदी लोग हैं, वगैरह वगैरह। मैं हैरान था कि सैयदों के भी कितने भेद उपभेद हैं। कुछ असली हैं तो कुछ नकली। कुछ ऐसे हैं जो दूर तक तो असली हैं लेकिन फिर नकली हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 50% असली हैं तो 50% नकली, और कुछ असलीपन में 75% हैं तो नकलीपन में 25%। पर सच्चे अर्थों में असली सैयद तो वही है जो 100% सैयद हो। आखिरकार कई लड़कों के हसब नसब और शजरे की भूल भुलैया से गुजरते हुए जिस लड़के के हसब नसब में रत्ती भर भी खोट नहीं दिखाई दिया, वो था एक छोटे मोटे जमींदार का बेटा, जिसने मामूली घरेलू तालीम पाई थी और जिसके पास न तो कोई नौकरी थी और न ही कोई तसल्ली बख्श रोजगार। घर की रोटियां तोड़ने वाले इस निखट्टू लड़के के साथ मेरी फुफेरी बहन का ब्याह कर दिया गया। उन दिनों लड़कियां बेजुबान होती थीं, लिहाजा उसके मुंह से भी कोई फरियाद न निकली होगी, लेकिन उसने मन ही मन उस शख्स को जरूर कोसा होगा जिसने उसकी किस्मत के सितारे को इस तरह गर्दिश में डाल दिया था। हम्मू दादा की तालीम वाजिबी थी। स्कूल के रजिस्टर में उनका नाम जरूर लिखा रहता था, लेकिन ज्यादातर वो स्कूल से गायब ही रहते थे। मुनासिब तालीम न मिल सकने की वजह उनके ख्याल में उनके अब्बा जान थे। उनका कहना था कि उनके अब्बा जान ने कभी उन्हें पढ़ाने लिखाने की कोशिश ही नहीं की। जब कभी वो अपनी ये दास्तान लेकर बैठते तो कई लोग उनके इस इल्ज़ाम को झूठा करार देते हुए कहते कि आपके अब्बा तो आपको अपने साथ कलकत्ते लेके गए थे और आपको अपने साथ रखा भी, आपका नाम भी स्कूल में लिखवा दिया गया, लेकिन जब आपको खुद ही पढ़ने का शौक न हो तो अब्बा जान क्या कर सकते हैं। आखिर आपके साथ आपके चचेरे भाई भी तो उसी घर में रहते थे। उन्होंने तो अपनी पढ़ाई पूरी की, वहीं रहकर बीए करके मजिस्ट्रेट बने और अब माशाअल्लाह बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं। ये सुनकर हम्मू दादा भड़क तो उठते ही थे। गुस्से में उनका चेहरा लाल हो जाता और अपने अब्बा को जली कटी सुनाने लगते। मैं तो कुछ नहीं कहता अब्बा को, लेकिन खुदा उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जब उनको मेरी फिक्र नहीं थी तो मैं आखिर पढ़ता भी किस तरह, और वो कमबख्त रोज़ी। उनका ये अंतिम वाक्य हमेशा अधूरा रह जाता और वो कह ही लगाकर हंसने लगते। सच तो यह है कि हम्मू दादा को अपने अब्बा से भी ज़्यादा शिकायत अगर किसी से हो सकती थी तो वो कमबख्त रोज़ी ही थी। अब कुछ इस रोज़ी के बारे में आपको बता दूं, कहीं आपको ये गलत फहमी न हो जाए कि रोज़ी उनकी कोई प्रेमिका थी जिसकी बेवफाई ने उनका दिल तोड़ दिया हो और इश्क की नाकामी ने उन्हें कहीं का न रखा हो। जी नहीं, कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं थी। रोज़ी दरअसल उनकी इकलौती सौतेली बहन थी। रोज़ी किस तरह उनकी सौतेली बहन बनी, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात दरअसल ये है कि हम्मू दादा के अब्बा ने ज़िंदगी में जहाँ और बहुत से काम किए, वहाँ एक बड़ा काम ये भी किया कि एक काली कलूटी स्टेला नाम की नर्स से इश्क फरमाने लगे। यूँ तो पेशे और शक्ल सूरत से भी वो मौलवी थे और कलकत्ते के मदरसा आलिया में अरबी फ़ारसी के अध्यापक थे, लेकिन ये मौलवियाना या गैर मौलवियाना हरकत उनसे हो गई। हो सकता था कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे का मामला रहा हो। अगर मामला एक तरफा होता तो शायद बात बहुत आगे न बढ़ती और रोध होकर उन्होंने सब्र कर लिया होता, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि मामला दो तरफा था, यानी दोनों तरफ थी आंख बराबर लगी हुई। चुनाचे दोनों तरफ बराबर लगी हुई आंख का जो अंजाम होना था सो हुआ। हम्मू दादा के अब्बा की एक बीवी तो पहले से ही घर में मौजूद थी जो उनके गांव में रहती थी। अपनी इस पहली बीवी को उन्होंने कभी अपने साथ कलकत्ते रखना गवारा नहीं किया। छुट्टियों में बेशक वो हफ्ते 10 दिन के लिए अपने गांव चले जाया करते थे। इसमें भी शायद बीवी की कशिश का उतना हाथ नहीं था जितना दूसरे रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश का। स्टेला से शादी के बाद तो गांव आने जाने का ये सिलसिला और भी कम हो गया। स्टेला से शादी करने का जहां तक सवाल है, इसके बारे में हम्मू दादा का ख्याल था कि ये शादी कभी हुई ही नहीं। स्टेला उनके अब्बा के साथ रहती ज़रूर थी,
लेकिन उनका कभी उसके साथ निकाह नहीं हुआ। वो खुले शब्दों में कहा करते थे कि दोनों एक दूसरे के साथ हरामकारी कर रहे थे। हकीकत जो भी हो, लेकिन इसमें ज़रा भी शक नहीं कि स्टेला न सिर्फ ये कि घर में बीवी की तरह रहती, बल्कि वो हम्मू दादा के अब्बा पर बुरी तरह हावी भी थी और उनके सामने उनकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती। और ये भी हकीकत है कि स्टेला इस शादी के बाद भी अपने मजहब पर कायम रही और हर इतवार को चर्च जाना उसने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उसने हम्मू दादा के अब्बा के मजहब के बारे में कभी कोई दखल नहीं दिया। स्टेला से उनकी 2 औलादें हुई। पहली औलाद बेटी थी, जिसके लिए अरबी फारसी के कई खूबसूरत नाम उन्होंने स्टेला के सामने रखे, लेकिन स्टेला ने बुरा सा मुंह बनाकर साफ कह दिया, ए मौलवी सुन ले, अपनी बेटी का कोई मुसलमानी नाम नहीं रखना मुझे, इसका नाम होगा रोजी, सुन लिया ना। हम्मू दादा के अब्बा इतना सा मुंह लेकर रह गए। कई वर्षों बाद एक बेटा हुआ। इस बार भी उन्होंने साहस बटोरकर अपने विचार से अरबी फारसी के कुछ नाम सुझाए, पर इस बार भी उनकी हार हुई और लड़के का नाम रखा गया अल्बर्ट डिसूजा। इसके बाद स्टेला से उनकी फिर कोई औलाद नहीं हुई। हालांकि उन दिनों परिवार नियोजन जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। हो सकता है कि स्टेला ने और ज़्यादा बच्चों का झमेला मोल न लेना चाहा हो, और ये भी मुमकिन है कि तीसरी हार से बचने के लिए हम्मू दादा के अब्बा ने ही ये सिलसिला बंद कर दिया हो। हम्मू दादा जब कलकत्ते पहुंचे तो उनकी उम्र 12-13 साल की रही होगी। रोजी उनसे 5-6 वर्ष छोटी थी और अल्बर्ट यही कोई बरस 1.5 बरस का रहा होगा। रोजी को जाने उसकी शक्ल सूरत में ऐसा क्या दिखाई देता था कि उन्हें तंग करने में उसे खासा मजा आने लगा। सोते में लोटा भर पानी डाल देना, कभी सुई चुभो देना या कभी पेट में और तलुओं पर गुदगुदी कर देना, इस तरह की शरारतें तो आमतौर पर बच्चे करते ही हैं। शायद इसे हम्मू दादा बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन उसकी जिस आदत ने उनके दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दी वो थी उसकी चुगलखोरी। इधर हम्मू दादा के अब्बा और उसके डैडी आए नहीं कि वो हम्मू दादा की सच्ची झूठी शिकायतें लेकर बैठ जाती। तभी तो हम्मू दादा उसे आफत की पुड़िया कहा करते थे। कमबख्त, इस छुटपने में भी न जाने कहाँ कहाँ की फर्जी और बेबुनियाद बुराइयां मुझ में ढूंढ लेती थी और नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायतें किया करती थी। और वो तो अपनी लाडली पर जान छिड़कते थे, जान। पल भर को भी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि रोजी की शिकायतें गलत भी हो सकती हैं। कम से कम उसकी हकीकत ही मालूम कर ली जाए, इसकी फुर्सत ही उनको कभी नहीं रही। बस मुझे धुन कर रख देते थे। खुदा गारत करे इस रोजी को, उसका नाम तो मुझी होना चाहिए था, जाने कैसे रोजी रख दिया। हम्मू दादा अपनी दुख भरी कहानी कहते वक्त बहुत भावुक हो जाया करते थे। फिर भी सुनने वालों पर उल्टा ही असर होता। किसी की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं टपकती। हाँ, मुंह से हंसी के फंवारे जरूर छूट जाते। वक्त के साथ रोजी की शरारतों में भी इजाफा होता गया। 2-2.5 साल का अरसा गुजरते गुजरते हम्मू दादा के लिए ये सब झेल पाना असंभव हो गया। एक रोज चुपके से उन्होंने अपने अब्बा की शेरवानी में से कुछ रुपए निकाले और गया का टिकट कटाकर ट्रेन में बैठ गए। कुछ दिनों तक माँ के साथ गांव में रहे, लेकिन यहाँ भी उनका दिल कुछ खास लगा नहीं। पढ़ाई से मन उचाट हो ही चुका था। एक घुमक्कड़ की सी जिंदगी अपना ली। गया और पटना में और उसके आसपास के गांव में अनगिनत रिश्तेदार फैले हुए थे, जिनमें से ज्यादातर छोटे बड़े जमींदार थे। उन दिनों ऐसी कमर तोड़ महंगाई नहीं थी कि कोई मेहमान महीने 1.5 महीने तक भी डेरा डाले रहता तो मेज़बान नाक भों चढ़ाने लगता, बल्कि हालत तो ये थी कि लोग मेहमानों के लिए तरसते थे। चुनांचे हम्मू दादा कभी इस रिश्तेदार के यहाँ तो कभी उस रिश्तेदार के यहाँ अपना डेरा जमा लेते। अपने अब्बा, सौतेली माँ और रोजी के जुल्म की दास्तानों का एक बड़ा खजाना उनके पास पहले से ही मौजूद था। इस खजाने के मोतियों को बिखेरते और लोगों को लुत्फानंदोज होने का मौका देते। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, सबको ही इन कहानियों में खासा मज़ा मिलता। वे कुरेद कुरेद कर उससे रोजी के बारे में पूछते और अक्सर इस तरह के फिक्रे भी कस देते। लानत है आप पर, जो एक लड़की से हार आपने मान ली। हम्मू दादा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उसके पीठ पर हल्के से एक धौल जमाते और कहते, बदतमीज। हसब नसब की ऐसी गहरी जानकारी उन्होंने कैसे हासिल कर ली, ये भी कम ताज्जुब की बात नहीं है। शायद इसकी वजह ये रही होगी कि अपनी घुमक्कड़ी के दौरान बेशुमार रिश्तेदारों के साथ उनका वक्त गुजरा था। उन्हें बड़े बूढ़ों के पास बैठने का खास शौक था और उनकी सोहबत में हसब नसब की बहुत सारी बातें उन्हें मालूम हुई होंगी। यकीनन उनकी स्मरण शक्ति भी गजब की रही होगी, तभी तो ये सारा ज्ञान उनके मस्तिष्क में सुरक्षित रह सका। समय के साथ इस इल्म को जानने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए और एक समय ऐसा भी आया जब हसब नसब के एकमात्र माहिर हमारे हम्मू दादा रह गए।
मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि जब इस दुनिया में ज्ञान और इल्म की इतनी शाखाएं थी, तो हम्मू दादा ने आखिर हसब नसब का माहिर बनने का ही रास्ता क्यों चुना? इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए जितना कठिन है, शायद उतना ही कठिन हम्मू दादा के लिए भी होगा। हम्मू दादा ने तरह तरह की नौकरियां की, जिनमें मस्जिद की पेश इमामी से लेकर कार्निवाल और सर्कस तक की नौकरियां शामिल थीं। लेकिन किसी भी नौकरी में वो जमकर नहीं रहे। 5-6 महीने से ज़्यादा अरसे तक शायद ही कभी किसी नौकरी में रहे हों। आखिर करते भी तो कैसे? घुमक्कड़ी आदत जो ठहरी। कभी कभी तो इस तरह लापता हो जाते कि महीनों तक कोई खबर ही नहीं मिलती। शादी ब्याह के कितने ही रिश्ते रुके रहते। तब अचानक कहीं से हम्मू दादा नमूदार होते और लोग उन्हें पकड़कर घर लाते। उनसे हसब नसब की मालूमात हासिल करते और तब जाकर कहीं रिश्ते पक्के होते। उन सारे मस्खरेपन के बावजूद जो उनके व्यक्तित्व के साथ चिपक कर रह गया था, वो जीवन के नाटक में एक सार्थक भूमिका वो निभा रहे थे। मस्खरे की भी आखिर अपनी एक अर्थपूर्ण भूमिका तो होती ही है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हसब नसब की उनकी इस जानकारी ने न जाने कितनी मासूम और बेजुबान लड़कियों की जिंदगियां तहस नहस की होंगी, पर ये गुनाह उनसे अनजाने ही हुए थे। दिल से वो भी एक मासूम इंसान थे। सैकड़ों हजारों लोगों से जहर में बुझे हुए फिक्रे सुनते थे, लेकिन क्या मजाल जो कभी उफ भी की हो। कहानी खत्म करने से पहले उस घटना का जिक्र जरूरी है जो हम्मू दादा की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। खुद उनके लड़के ने अपनी पसंद से जिस खानदान में शादी की, वो न सिर्फ ये कि हसब नसब के लिहाज से बहुत घटिया दर्जे का था, बल्कि खुद हम्मू दादा के शब्दों में ही सिरे से सैयदों का खानदान ही नहीं था। हम्मू दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ ही उनका वो इल्म भी दफन हो चुका है जिसमें उन्हें महारत हासिल थी। उन जैसा व्यक्ति अब नहीं मिलता। वक्त बहुत बदल गया है और उसे अब शायद हम्मू दादा जैसे व्यक्ति की ज़रूरत भी नहीं रही।